bomb has more power than 20,000 tons of TNT. But we know that as long as men are free to ask what they will, free to say what they think, free to think what they must, science will never regress. No one can predict what vast new continents of knowledge the future of science will discover. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." The 16th of July 1945 की सुबह 5:29 को एलामो गोर्डो, न्यू मेक्सिको के पास लॉस एलामोस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रिनिटी का टेस्टिंग किया गया। रेगिस्तान की रेत, जो मुख्य रूप से सिलिका से बनी थी, पिघल गई और माइल्डली रेडियोएक्टिव लाइट ग्रीन रंग का कांच बन गई, जिसे ट्रिनिटाइट नाम दिया गया। विस्फोट से लगभग 4.7 फीट 1.4 मीटर गहरा और 80 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। विस्फोट के समय आसपास के पहाड़ों को 1 से 2 सेकंड के लिए दिन की तुलना में अधिक उज्जवल रोशनी दी गई थी और बेस कैंप में गर्मी ओवन जितनी गर्म बताई गई थी। रोशनी का देखा गया रंग पर्पल से ग्रीन और अंततः सफेद हो गया। सदमे की लहर की गर्जना को सुपरवाइजर्स तक पहुंचने में 40 सेकंड का समय लगा। इसे 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया और मशरूम बादल 12.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर माइट बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिसिस्ट टू हैव एवर लिव्ड। उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज विनर्स की तुलना में दुनिया को अधिक बदल दिया। उनके लीडरशिप में 20th सेंचुरी के बेस्ट फिजिसिस्ट ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, जो इतिहास के पथ को स्थायी रूप से बदल दिया। यदि एक और वर्ल्ड वॉर होता है तो यह सिविलाइजेशन नष्ट हो सकती है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए हर युद्ध और शांति समझौते पर भी असर डाला है। उन्होंने मानवता के लिए अपने आप को नष्ट करने का एक तरीका भी बनाया। Now I am become death, the destroyer of worlds। आज के इस वीडियो में हम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जर्मनी के ज्यूइश इमिग्रेंट्स के घर न्यूयॉर्क शहर में जन्मे ओपेनहाइमर ने 1925 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री और 1927 में जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन से फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। अन्य इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च के बाद वह डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में शामिल हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, जहां वे 1936 में प्रोफेसर बने। उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में अचीवमेंट्स शामिल थीं, जैसे मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस के लिए बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन के प्रिंसिपल पर काम, एटम फ्यूजन में ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस और क्वांटम टनलिंग की पहली प्रेडिक्शन। अपने स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी और कॉस्मिक रेस की बातचीत में भी योगदान दिया। 1942 में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भर्ती किया गया था और 1943 में उन्हें न्यू मेक्सिको में प्रोजेक्ट के लॉस एलामोस लैबोरेटरी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था, जिसे पहले न्यूक्लियर वेपन विकसित करने का काम सौंपा गया था। उनके लीडरशिप और साइंटिफिक एक्सपर्टीज ने प्रोजेक्ट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16 जुलाई 1945 को वह परमाणु बम ट्रिनिटी के पहले परीक्षण में उपस्थित थे। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी में जापान के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जो सशस्त्र संघर्ष में परमाणु हथियारों का अब तक का एकमात्र उपयोग था। 1947 में ओपेनहाइमर प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के डायरेक्टर बने और नव निर्मित यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इन्फ्लुएंशियल जनरल एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और सोवियत यूनियन के साथ न्यूक्लियर वेपन्स की कंपटीशन को रोकने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर इंटरनेशनल कंट्रोल की पैरवी की।
उन्होंने इस प्रश्न पर 1949 से 1950 की ऑफिशियल डिबेट के दौरान हाइड्रोजन बॉम्ब के विकास का विरोध किया और बाद में डिफेंस इश्यूज पर रुख अपनाया, जिससे कुछ यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री फैक्शंस का गुस्सा भड़क गया। दूसरे रेड स्केयर के दौरान ओपेनहाइमर के रुख और कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए के साथ उनके पिछले संबंधों के कारण 1954 की सुरक्षा सुनवाई के बाद उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। इससे सरकार के न्यूक्लियर सीक्रेट्स तक उनकी पहुंच प्रभावी रूप से समाप्त हो गई और इस प्रकार एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के रूप में उनका करियर समाप्त हो गया। अपने डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी हटाते हुए ओपेनहाइमर ने फिजिक्स में लेक्चर देना, लिखना और काम करना जारी रखा। 1963 में उन्हें पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के संकेत के रूप में एनरिको फेर्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2022 में अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रैनहोल्म ने आदेश दिया कि ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द करने के 1954 के फैसले को रद्द किया जाए। ओपेनहाइमर की विविध रुचियों ने कभी-कभी साइंस पर उनके ध्यान को बाधित किया। उन्हें वे चीजें पसंद थीं जो कठिन थीं और चूंकि मोस्ट साइंटिफिक वर्क्स उनके लिए आसान लगते थे, इसलिए उन्होंने मिस्टीरियस और एसोटेरिक चीजों में रुचि विकसित की। हार्वर्ड छोड़ने के बाद उन्होंने अपने इंग्लिश ट्रांसलेशंस के माध्यम से शास्त्रीय हिंदू ग्रंथों से खुद को परिचित करना शुरू किया। उन्हें भाषाएं सीखने में भी रुचि थी और उन्होंने 1933 में बर्कली में आर्थर राइडर के अधीन संस्कृत सीखी। अंततः उन्होंने भगवद गीता और मेघदूत जैसी साहित्यिक रचनाएं पढ़ी मूल संस्कृत में और उन पर गहराई से विचार किया। बाद में उन्होंने गीता को उन पुस्तकों में से एक बताया जिसने उनके जीवन दर्शन को सबसे अधिक आकार दिया। उन्होंने अपने भाई को लिखा कि गीता बहुत आसान और काफी अद्भुत है और इसे किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत कहा। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों को उपहार के रूप में इसकी कॉपीज दी। उन्होंने अपनी कार का उपनाम गरुड़ रखा, जो हिंदू भगवान विष्णु का वाहन पक्षी है। ओपेनहाइमर पारंपरिक अर्थों में कभी हिंदू नहीं बने। वह किसी मंदिर में शामिल नहीं हुए और न ही किसी भगवान से प्रार्थना की। उनके भाई ने कहा, वह वास्तव में भगवद गीता के आकर्षण और सामान्य ज्ञान से प्रभावित थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि हिंदू विचारों में ओपेनहाइमर की रुचि नील्स बोहर के साथ उनके पहले जुड़ाव के दौरान शुरू हुई थी। बोहर और ओपेनहाइमर दोनों प्राचीन हिंदू पौराणिक कहानियों और उनमें इम्प्लिसिट मेटाफिजिक्स के बारे में बहुत एनालिटिकल और क्रिटिकल थे। युद्ध से पहले डेविड हॉकिंस के साथ एक बातचीत में प्राचीन ग्रीस के साहित्य के बारे में बात करते हुए ओपेनहाइमर ने टिप्पणी की, मैंने ग्रीक्स को पढ़ा है, लेकिन मैं हिंदुओं को अधिक गहराई से पढ़ता हूँ। इसके बावजूद फिजिसिस्ट लुइस अल्वारेज जैसे सुपरवाइजर्स ने सुझाव दिया है कि यदि ओपेनहाइमर प्रयोग द्वारा अपनी प्रेडिक्शंस को सर्टिफाइड करने के लिए सफिशिएंट टाइम तक जीवित रहे होते, तो उन्होंने न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल से संबंधित ग्रेविटेशनल कोलैप्स पर अपने काम के लिए नोबेल प्राइज जीता होता। पीछे मुड़कर देखें तो कुछ फिजिसिस्ट और हिस्टोरियन इसे उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। हालांकि उनके जीवन काल में अन्य वैज्ञानिकों ने इसे नहीं अपनाया। फिजिसिस्ट और हिस्टोरियन एब्राहम पेज ने एक बार ओपेनहाइमर से पूछा कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान को क्या मानते हैं। ओपेनहाइमर ने इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन पर अपने काम का रेफरेंस दिया, न कि ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन पर। ओपेनहाइमर को 3 बार 1946, 1951 और 1967 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वह कभी जीत नहीं पाए। द 9th of October 1941 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 में प्रवेश करने से 2 महीने पहले प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स विकसित करने के लिए एक क्रैश प्रोग्राम को मंजूरी दी। मई 1942 में नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन जेम्स कोनंट, जो हार्वर्ड में ओपेनहाइमर के लेक्चरर्स में से एक थे, उन्होंने ओपेनहाइमर को फास्ट न्यूट्रॉन पर काम संभालने के लिए इनवाइट किया। एक ऐसा वर्क जिसमें ओपेनहाइमर ने खुद को पूरी ताकत के साथ झोंक दिया। उन्हें रैपिड रैप्चर कोऑर्डिनेटर की डिग्री दी गई थी, जो विशेष रूप से न्यूक्लियर बॉम्ब में फास्ट न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन के डिफ्यूजन को संदर्भित करता था। उनका पहला कार्य बर्कली में अपने बिल्डिंग में बॉम्ब थ्योरी के लिए एक समर स्कूल की होस्टिंग करना था। यूरोपियन फिजिसिस्ट और उनके स्वयं के स्टूडेंट्स का मिश्रण रॉबर्ट सर्बर, एमिल कोनोपिंस्की, फेलिक्स ब्लॉक, हांस बेथर और एडवर्ड टेलर सहित एक ग्रुप ने खुद को यह गणना करने में व्यस्त रखा कि बम बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है और किस क्रम में। 1942 में
यूएस आर्मी ने न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा संभालने के लिए मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की, जिससे साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफिस से आर्मी को ट्रांसफर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सितंबर में लेस्ली ग्रोव्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाने वाला डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रोजेक्ट की सीक्रेट वेपन्स लैब का लीडरशिप करने के लिए ओपेनहाइमर को चुना। इस ऑप्शन ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ओपेनहाइमर के पास लेफ्ट विंग पॉलिटिकल विचार थे और बड़े प्रोजेक्ट्स के नेता के रूप में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ग्रोव्स इस तथ्य से चिंतित थे कि ओपेनहाइमर के पास नोबेल प्राइज नहीं था और साथ ही साइंटिस्ट को निर्देशित करने की प्रतिष्ठा भी नहीं थी। 1943 में डेवलपमेंट एफर्ट्स को थिन मैन नामक प्लूटोनियम गन टाइप के फिशन वेपन के लिए डायरेक्टेड किया गया था। प्लूटोनियम के प्रॉपर्टीज पर प्रिलिमिनरी रिसर्च साइक्लोट्रॉन जेनरेटेड प्लूटोनियम 239 का उपयोग करके किया गया था, जो बेहद प्योर था लेकिन केवल थोड़ी मात्रा में ही बनाया जा सकता था। जब अप्रैल 1944 में लॉस एलामोस को X-10 ग्रेफाइट रिएक्टर से प्लूटोनियम का पहला नमूना प्राप्त हुआ तो एक समस्या का पता चला। रिएक्टर ब्रेड प्लूटोनियम में प्लूटोनियम 240 की हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, जिससे यह गन टाइप के वेपन में उपयोग के लिए अनसूटेबल हो गया। जुलाई 1944 में ओपेनहाइमर ने एक्सप्लोजन टाइप के वेपन के पार्टी में गन डिजाइन को छोड़ दिया। केमिकल एक्सप्लोसिव लेंस का उपयोग करके फिसल मटेरियल के एक सब क्रिटिकल एरिया को स्मॉल और कंडेंस्ड फॉर्म में निचोड़ा जा सकता है। मेटल को केवल बहुत कम दूरी तय करने की आवश्यकता होती है, इसलिए क्रिटिकल मास बहुत कम समय में इकट्ठा हो जाएगा। अगस्त 1944 में ओपेनहाइमर ने एक्सप्लोजन पर कंसंट्रेट करने के लिए लॉस एलामोस लैबोरेटरी का मेजर रिस्ट्रक्चरिंग लागू किया। उन्होंने डेवलपमेंट एफर्ट्स को गन टाइप के डिवाइस पर फोकस किया, एक सिंपल डिजाइन जिसे केवल एक ही समूह में यूरेनियम 235 के साथ काम करना था। यह डिवाइस फरवरी 1945 में लिटिल बॉय बन गया। एक ह्यूज रिसर्च एफर्ट के बाद ओपेनहाइमर के एक अन्य स्टूडेंट रॉबर्ट क्रिस्टी के नाम पर क्रिस्टी गैजेट के रूप में जाने जाने वाले इम्प्लोजन डिवाइस के अधिक कॉम्प्लेक्स डिजाइन को द 28 ऑफ फरवरी 1945 को ओपेनहाइमर के ऑफिस में एक मीटिंग में अंतिम रूप दिया गया। मई 1945 में न्यूक्लियर एनर्जी के उपयोग के संबंध में वॉर टाइम और पोस्ट वॉर पॉलिसीज पर एडवाइस देने और रिपोर्ट करने के लिए एक इंटरिम कमेटी बनाई गई थी। इंटरिम कमेटी ने साइंटिफिक इश्यूज पर एडवाइस देने के लिए ओपेनहाइमर, आर्थर कॉम्पटन, फेर्मी और लॉरेंस से मिलकर एक साइंटिफिक पैनल की स्थापना की। इंटरिम कमेटी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन में पैनल ने न केवल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पोटेंशियल फिजिकल इफेक्ट्स पर, बल्कि इसके मिलिट्री पोटेंशियल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर भी अपनी राय पेश की। इसमें ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर राय शामिल थी, जैसे कि क्या सोवियत यूनियन को जापान के खिलाफ हथियार के इस्तेमाल से पहले सलाह दी जानी चाहिए। 16 जुलाई 1945 की सुबह एलामो गोर्डो, न्यू मैक्सिको के पास लॉस एलामोस में दुनिया के पहले न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग किया गया। ओपेनहाइमर ने 1944 के मिडिल में साइट का कोड नेम ट्रिनिटी रखा था। बाद में कहा कि यह नाम जॉन डॉन के होली सोनेट्स में से एक से आया है। उन्हें 1930 के दशक में जीन टैटलॉक द्वारा डॉन के काम से परिचित कराया गया था, जिन्होंने जनवरी 1944 में आत्महत्या कर ली थी। ब्रिगेडियर जनरल थॉमस फेरल, जो ओपेनहाइमर के साथ कंट्रोल बंकर में मौजूद थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर ओपेनहाइमर, जिन पर बहुत भारी बोझ था, आखिरी सेकंड नजदीक आने के साथ साथ टेंस हो गए। उन्होंने खुद को स्थिर रखने के लिए एक पद पर कब्जा कर लिया। आखिरी कुछ सेकंड तक वह सीधे सामने देखता रहा और फिर जब अनाउंसर चिल्लाया नाउ और प्रकाश का यह जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके तुरंत बाद विस्फोट की गहरी गर्जना हुई, उसके चेहरे पर जबरदस्त रिलीफ के एक्सप्रेशन दिखे। 1949 की मैगजीन प्रोफाइल के अनुसार एक्सप्लोजन को देखते समय ओपेनहाइमर ने भगवद गीता के श्लोकों के बारे में सोचा। यदि 1000 सूर्यों की चमक एक साथ आकाश में फूट पड़े तो यह शक्तिशाली सूर्य के तेज के समान होगा। नाउ आई एम बिकम डेथ, द शैटरर ऑफ वर्ल्ड्स। 1965 में उन्होंने उस क्षण को इस तरह याद किया, हम जानते थे कि दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, अधिकतर लोग चुप थे। मुझे हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता की पंक्ति याद आ गई। विष्णु राजकुमार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उन्हें प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपना बहु सशस्त्र रूप धारण किया और कहा, अब मैं दुनिया का विनाशक,
मृत्यु बन गया हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी ने किसी न किसी तरह से यही सोचा होगा। द 6th of August हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की शाम को लॉस एलामोस में एक सभा में ओपेनहाइमर मंच पर आए और एक पुरस्कार विजेता मुक्केबाज की तरह अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए, जबकि भीड़ खुशी से झूम रही थी। उन्होंने रिग्रेट व्यक्त किया कि हथियार नाजी जर्मनी के खिलाफ उपयोग के लिए बहुत देर से तैयार हुआ था, लेकिन द 17th of August को ओपेनहाइमर ने वॉर सेक्रेटरी हेनरी स्टिम्सन को एक लेटर सौंपने के लिए वॉशिंगटन की यात्रा की, जिसमें उन्होंने अपनी नापसंदगी और न्यूक्लियर वेपन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इच्छा व्यक्त की। अक्टूबर में उन्होंने प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन से मुलाकात की। बैठक तब खराब हो गई जब ओपेनहाइमर ने कहा कि उन्हें लगा कि उनके हाथों पर खून लगा है। इस कमेंट ने ट्रूमन को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने बाद में अपने राज्य के सेक्रेटरी डीन एचसन से कहा, I don't want to see that son of a bitch in this office ever again। लॉस एलामोस के डायरेक्टर के रूप में उनकी सेवाओं के लिए ओपेनहाइमर को 1946 में प्रेसिडेंट ट्रूमन द्वारा मेडल फॉर मेरिट से सम्मानित किया गया था। 1954 से शुरू होकर ओपेनहाइमर प्रत्येक वर्ष के कई महीनों तक यूएस वर्जिन आइलैंड्स के सेंट जॉन्स आइलैंड पर रहते थे। 1957 में उन्होंने गिबनी बीच पर 2 एकड़ जमीन खरीदी, जहां उन्होंने समुद्र तट पर एक स्पार्टन हाउस बनाया। उन्होंने अपनी बेटी टोनी और पत्नी किटी के साथ सेलिंग में काफी समय बिताया। ओपेनहाइमर, जो एक चेन स्मोक करने वाला व्यक्ति था, उन्हें 1965 के अंत में थ्रोट कैंसर का पता चला था। इनकंक्लूसिव सर्जरी के बाद 1966 के अंत में उन्हें अनसक्सेसफुल रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी से गुजरना पड़ा। The 18th of February 1967 को कोमा में पड़ने के 3 दिन बाद ओपेनहाइमर 62 इयर्स की एज में प्रिंसटन के उनके घर पर उनका निधन हो गया। एक वीक बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कैंपस में अलेक्जेंडर हॉल में एक मेमोरियल सर्विस ऑर्गेनाइज की गई। इस सेवा में उनके 600 साइंटिस्ट्स, पॉलिटिकल और मिलिट्री एलाइज ने भाग लिया। ओपेनहाइमर के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख को एक कलश में रखा गया। उनकी पत्नी राख को सेंट जॉन ले गईं और समुद्र तट के घर के सामने कलश को समुद्र में बहा दिया। जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने हमारे इतिहास के पन्नों को अलग रंग दिए। ओपेनहाइमर एक अद्भुत फिजिसिस्ट, एक अनोखे दिमाग के मालिक और एक विचारशील पुरुष थे। उनकी विज्ञान, शोध और नेतृत्व का रिवॉर्ड उन्हें दुनिया के सबसे अमूल्य व्यक्तियों में से एक बना दिया। उनके परिवार के साथ कटे हुए पल और सहयोगियों के साथ साझा किए गए समय ने दिखाया कि वे न केवल वैज्ञानिक बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे। ओपेनहाइमर की अनसुनी कहानी ने हमारे दिल के तारों को छू दिया। उनके साथ जुड़ी यह यादें हमेशा रहेंगी। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आपको पता है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जल्द ही आने वाला है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।